Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vinita. I am presenting here again with another important topic that is related to private international law. In the last previous class of private international law, we have already discussed about the concept of legitimacy and legitimation. और आज की क्लास में हम रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन लेजिटिमेशन को देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो उसको लेजिटिमेशन को सिक्योर करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फॉरेन लेजिटिमेशन को इंग्लिश लॉ क्या कहता है, इंडियन लॉ क्या कहता है, तो उसे मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसे जो है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो विश्व की जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, मोस्टली कंट्रीज़ में लीनियंट व्यू लिया गया है। लीनियंट व्यू का मतलब कि लिबरल सेंस में इस चीज़ को रखा गया है कि जब भी किसी बच्चे की लेजिटिमेसी की बात हो रही है तो उसे लेजिटिमेट ही माना जाए, वेदर द चाइल्ड इज़ लेजिटिमेट और नॉट लेजिटिमेट। मान लीजिए कि कोई बच्चा जन्म लेता है और उस टाइम में उसके पेरेंट्स की मैरिज नहीं हुई है, तो क्या उस बच्चे को आप एक बास्टर्ड कहलाओगे या बास्टर्ड कहोगे उसे? तो उस चीज़ से बचने के लिए ही लेजिटिमेशन का कंसेप्ट निकल के आया। कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव मोर लीनियंट लॉज हैं, वहाँ पर काफ़ी लीनियंट लॉ हैं, लिबरल लॉ हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू लेजिटिमेसी, जब लेजिटिमेसी की बात होती है, एंड ऑल्सो हैव प्रोसेसेस इन प्लेस लेजिटिमेसी कैन बी ग्रांटेड टू एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। वहाँ पर इलेजिटिमेट चाइल्ड को भी लेजिटिमेसी ग्रांट कर दी गई है, चाहे उनके पेरेंट्स की मैरिज हुई थी या नहीं हुई थी, या उन्होंने बाद में मैरिज किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विद सो मैनी डिफरेंट लॉज ऑफ डिफरेंट जुरिडिक्शन, अलग अलग जुरिडिक्शन में, जुरिडिक्शन मीन्स अलग अलग स्टेट्स में, कंट्रीज़ में अलग अलग लॉज हैं। उसी पर्पज़ से, उसी कारण से ये जुरिडिक्शन का जो कंसेप्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है, और वहाँ पर ये बाध्य हो जाता है क्वेश्चन ऑफ अप्लीकेबिलिटी ऑफ विच लॉ, की कौन से लॉ को वहाँ पर लागू किया जाएगा, इसको समझा जाता है। दिस इज़ वेयर कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज, इसे ही कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज कहा जाता है, और उसके बाद कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। अगर इंग्लैंड की लॉ की बात करें तो लॉ इन इंग्लैंड इज दैट अनलेस द फादर इज डोमिसाइल बोथ एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड्स बर्थ एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट मैरिज इन ए कंट्री हुज लॉ अलाउ दिस मैथड ऑफ लेजिटिमेशन बाय सब्सिक्वेंट मैरिज। इंग्लैंड का लॉ ये कहता है कि जब तक आपको ये नहीं पता फादर का डोमिसाइल कहाँ है, बच्चे का जन्म कहाँ हो और बाद में मैरिज कहाँ की गई, तो उस मामले में लेजिटिमेशन वहाँ पर अलाउ किया जाता है। बट जो इंग्लैंड की कोर्ट्स है वो इसको अलाउ नहीं करती हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों की बात करें तो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 जो है लेजिटिमेसी एक्ट है 1976 का इंग्लैंड के अंदर, वो कहता है कि लेजिटिमेशन इफेक्टिव होगा जब मैरिज की डेट से, जो भी मैरिज हुई है उसी डेट से इफेक्टिव होगा, प्रोवाइडेड द अदर कंडीशन मैट। दूसरी कुछ कंडीशन है वैलिड मैरिज की, वो भी वहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। बट दिस इन इफेक्ट मीन्स इज दैट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, यानी कि लेजिटिमेसी उस टाइम से नहीं मानी जाएगी जब बच्चे का जन्म हुआ, लेजिटिमेसी उस टाइम से मानी जाएगी जब उनकी शादी होती है पेरेंट्स की। बट द फादर्स डोमिसाइल स्टेटस एट द टाइम ऑफ मैरिज इज सिंगल डिसाइडिंग फैक्टर। बस फादर का जो डोमिसाइल है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। तो इस एक्ट को लाने के लिए भी एक लंबी फाइट की गई थी, क्योंकि इससे पहले जो था लेजिटिमेसी एक्ट 1926 था, उसके अंदर ये बात कही गई थी कि सब्सिक्वेंट मैरिज पर जो है, पेरेंट्स की सब्सिक्वेंट मैरिज पर लेजिटिमेसी होगी चाइल्ड की, और उन्होंने किसी और से शादी नहीं की हो या किसी दूसरे के साथ अडल्ट्री के रिलेशनशिप में नहीं रहे होंगे। जब 1926 का ये एक्ट आया तो उसके लिए काफ़ी फाइट की गई कि ये गलत एक्ट है, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो इतना लंबा टाइम लग गया, और 1959 में एक अमेंडमेंट आई और जिसने ये एक्सटेंड कर दिया कि चिल्ड्रन जो है पेरेंट्स के हु आर नॉट फ्री टू मैरिज, उन्हें ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे से शादी करें, अगर एक दूसरे से शादी नहीं करते हैं तब भी उनको जो है लेजिटिमेट माना गया है चाइल्ड को। और उस एक्ट के बाद जो प्रेजेंट एक्ट है 1976 का, वो अब प्रिवेल कर रहा है इंग्लैंड के अंदर। तो इंग्लैंड के लिए आप सेक्शन 2 और सेक्शन 3 लेजिटिमेसी एक्ट 1976 का लिख दोगे, वो सफिशेंट हो जाएगा। फिर इंडियन लॉ की बात करते हैं। जब भी इंडियन लेजिस्लेचर की हम बात करेंगे तो रूल ऑफ कॉमिटी हमारे यहाँ भी फाइंड आउट हुआ है। सेक्शन 11 ऑफ फॉरेन मैरिज एक्ट ये कहता है कि ये कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। दीज रूल्स कौन से हैं? वेदर द कोर्ट डिसाइडिंग द मैटर, कि जो कोर्ट उस मैटर को डिसाइड करिए क्या उसका जुरिडिक्शन भी बनता है,
कहने का मतलब है एक व्यक्ति इंडिया का है, ए, लेडी भी जो है वो इंडिया की है, बी, मैरिज इन्होंने की चाइना में, और इंग्लैंड में जॉब कर रहे हैं। तो क्या इंग्लैंड की कोर्ट इन दोनों के डिस्प्यूट के ऊपर अपना जुरिडिक्शन एंटरटेन कर सकती है? नहीं कर सकती। तो इस केस में यहाँ पर एंटरटेन नहीं हो सकता। तो यही बात कह रहा है कि वेदर द कोर्ट डिसाइडिंग द मैटर है जुरिडिक्शन, क्या कोर्ट जो मैटर डिसाइड करे उसका जुरिडिक्शन बनता है, क्या वहाँ पर कोई फॉरेन एलिमेंट भी है, अगर फॉरेन एलिमेंट है तो हम वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ की बात करेंगे, कौन से लॉ को चूज किया जाएगा, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, कोर्ट किस प्रकार से उस एक्शन को लेगी, कोर्ट किस प्रकार की डायलेमा दुविधा में है और कैसे वो न्याय दे पाएगी। तो ये सब मैटर देखा जाएगा। तो हमारा सेक्शन 11 फॉरेन मैरिज एक्ट का ये बात कहता है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ एक पर्टिकुलर लॉ अप्लीकेबल नहीं है, यहाँ अलग अलग पर्सनल लॉ अप्लीकेबल है। मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदूज के लिए हिंदू पर्सनल लॉ है। तो लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड अंडर मुस्लिम लॉ इन इंडिया, मुस्लिम लॉ में चाइल्ड की लेजिटिमेसी कैसे डिसाइड की जाती है? अंडर मुस्लिम लॉ इन इंडिया द बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी इज द पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड। इंडिया के अंदर किसी भी बच्चे को लेजिटिमेट तब माना जाएगा उसके फादर के हिसाब से, एंड दैट डिपेंड्स अपन द मैरिज, और वो मैरिज पर डिपेंड करता है। दैट इज द लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ। प्रूफ होना चाहिए कि फादर और मदर की मैरिज हो गई और उसके बाद बच्चे का जन्म हुआ है। व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट प्रूफ, जब सीधा प्रूफ नहीं हो मैरिज का, तो फिर ये कंडीशंस फॉलो की जाती है। पहला, एक्नॉलेजमेंट बाय ए मैन, उस व्यक्ति के द्वारा एक्नॉलेजमेंट किया जाएगा कि वो जो वुमन है वो उसकी वाइफ है और उससे जो बच्चा हुआ है वो उसका वैलिड बच्चा है। वन मैन एक्नॉलेज, और उसके पहले तो वो ये एक्नॉलेज करेगा कि वो वुमन उसकी वाइफ है, फिर ये एक्नॉलेज करेगा कि ही इज़ द फादर ऑफ द चाइल्ड, वो उस बच्चे का पिता है। वन अ मैन एंड वुमन को हैबिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फिर ये एक्नॉलेज करेगा कि वो लंबे टाइम तक साथ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि मुस्लिम मैरिज से रिलेटेड जो कुछ एक आप ये कह सकते हो कि जो रस्में हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उस मामले में ये एक्नॉलेजमेंट किया जाता है। ये एक्नॉलेजमेंट अडॉप्शन से डिफरेंट है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए मुस्लिम मैरिज इज द लीगलाइज इंटरकोर्स रिजल्टिंग इन चिल्ड्रन। जो मुस्लिम मैरिज जो होती है वो लीगलाइज कर देता है एक्नॉलेजमेंट के द्वारा। इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन हबीबुर रहमान वर्सेस अल्ताफ अली की केस में ये कहा गया कि लेजिटिमेसी इज रिकॉग्नाइज्ड ऑफ ए सन इफ ही इज बोर्न ऑफ ए मैन एंड हिज वाइफ एंड अदरवाइज द ऑफस्प्रिंग इज कंसिडर्ड फ्रॉम एन इलिसिट रिलेशनशिप। कि कह रहा है कि अगर ये रिकॉग्नाइज हो जाता है तो जो लेजिटिमेसी भी बच्चे की रिकॉग्नाइज हो जाएगी कि वो बच्चा जो है उसी का है, अदरवाइज उस बच्चे को इलिसिट रिलेशनशिप, गलत संबंध से माना जाएगा। द टर्म वाइफ एसेंशियली साइनिफाइज थ्रू मैरिज बट मे बी विदाउट एनी सेरेमनी। टर्म वाइफ का मतलब है कि वो मैरिज हुई है लेकिन कुछ सेरेमनीज परफॉर्म नहीं हुई, इस वजह से वो वहाँ पर उसे एक्नॉलेज कर रहा है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट, ये बात भी नोट करने इम्पॉर्टेंट है कि रिकॉग्निशन हेयर मीन्स ए प्रोनाउंसमेंट एस्टेब्लिश्ड पैटर्निटी। रिकॉग्निशन जब मान्यता मिल जाती है तो उसका मतलब है कि जब वो एक्नॉलेज कर लेता है तो उसको पैटर्निटी भी वो मानी जाएगी कि वो उसी का बच्चा है। द मैरिज एग्जिस्ट बट द चाइल्ड्स पैटर्निटी इज क्वेश्चनेबल। मैरिज तो वैलिड मानी जा रही है लेकिन अभी भी पेरेंट्स में जो पैटर्निटी है फादर की तरफ से, जो उसके फादर होने का जो राइट है वो अभी भी फुलफिल नहीं हो पाया है। तो डायरेक्ट प्रूफ देना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक्नॉलेजमेंट के द्वारा लेजिटिमेट चाइल्ड को ही लेजिटिमेट माना जाता है लेकिन वो इलेजिटिमेट चाइल्ड को लेजिटिमेट नहीं कर सकते। द लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड अंडर हिंदू लॉ में कैसे है? हिंदू लॉ में सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 5 बात करता है सेरेमनीज की, सॉरी कंडीशंस की, कि वैलिड मैरिज कैसे होती है। 7 बात करता है सेरेमनीज की। 11 बात करता है वॉइड मैरिज की, कि जब कोई भी वैलिड मैरिज नहीं होगी। तो सेक्शन 11 के तहत अगर मान लो कोई पहले से मैरिड है या मान लो उन्होंने स्पिंदा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हैं तो मैरिज वॉइड हो जाती है। सेक्शन 12 कहता है कि जब कंसेंट नहीं थी उस मामले में वॉइडेबल मैरिज हो जाती है। इन केस ऑफ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज, अगर बच्चा जन्म ले लेता है और डिक्री पास हो जाती है तो उस चाइल्ड को लेजिटिमेट माना जाता है। बट इफ द डिक्री ऑफ अनलमेंट हैज़ बीन पास्ड एंड चाइल्ड इज कंसीव्ड आफ्टर द, आज मान लो
डिक्री पास होगी कोर्ट में। उसके बाद बच्चे ने कंसीव किया, बच्चा जो है माँ के पेट में आता है, तो वो बच्चा इलिजिटिमेट माना जाएगा अंडर सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अंडर हिंदू लॉ अ चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ अ लॉफुल मैरिज हैज़ ऑल राइट्स। अगर लॉफुल मैरिज से बच्चा जन्म लेता है तो उसके सारे राइट्स हैं, गार्जियनशिप के हैं, मेंटेनेंस राइट्स हैं, प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, और कोई भी इनहेरिटेंस के राइट्स हैं वो भी मिलेंगे। द सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस आर नॉट अकॉर्डेड टू द इलिजिटिमेट चाइल्ड को ये सारे राइट्स नहीं मिलते। इन द केस ऑफ रावणा सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन, द सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेन किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज प्रोटेक्टेड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेट ऑन द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। हालांकि जो प्रेम्बल है वो ये कहता है कि सभी को इक्वल समझा जाएगा, स्टेटस एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल समझी जाएगी। द अपेक्स कोर्ट ने ये बात भी कही कि द कोर्ट शुड रिमेंबर दैट रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स में बी लॉफुल, कि जो रिलेशनशिप है वो लॉफुल होना चाहिए। मे नॉट बी लॉफुल, हो सकता है वो लॉफुल नहीं है, बट अ चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ सच रिलेशनशिप हैज़ टू बी इन आइसोलेशन रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। चाहे उनका रिलेशनशिप लॉफुल नहीं है, लेकिन बच्चे के जो राइट्स हैं उसको हमें पूरा देना चाहिए, और बच्चे को जो है लॉफुल चाइल्ड ही समझा जाना चाहिए। तो ये इस केस में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि इलिजिटिमेट चाइल्ड से रिलेटेड जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं उसके बारे में अभी भी कोर्ट के अंदर कुछ पेंडिंग केस चल रहा है। अब देखते हैं उसका फाइनल डिसीजन क्या आता है। जब इलिजिटिमेट चाइल्ड की आप बात करते हो तो एक यहाँ पर एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो, सेक्शन 125 CRPC प्रोवाइड्स मेंटेनेंस to legitimate as well as illegitimate चाइल्ड। तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो आप, अडॉप्शन। बाय अडॉप्शन the status of child is legitimate। बच्चे का जो स्टेटस है वो लेजिटिमेट होता है। तो ये दो पॉइंट भी आप जब क्वेश्चन लिखते हो उसके साथ ऐड कर सकते हो। ये मेंटेनेंस का एक अलग पॉइंट बनाया जा सकता है, और एक ये अडॉप्शन का अलग पॉइंट बता के आप थोड़ा सा लिख सकते हो। और लास्ट में आप कंक्लूजन दे सकते हो कि क्या आपके माइंड में कंक्लूजन आ रहा है कि क्या इंडिया में चेंजेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इलिजिटिमेट चाइल्ड को राइट मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए, वो अपने व्यूज़ आप बता सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो जो आपको पसंद आया होगा, आपने अच्छे से समझा होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी भी कोरोना की तीसरी लहर के बारे में सुनने में आया है कि शायद कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। तो कोरोना की तीसरी लहर आए चाहे ना आए, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।